नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए खासकर रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है, अगर आपने थ्योरी ना पढ़ी हो जरूर यहाँ से पढ़ लें एक बार। ठीक है, जो आपको पेड बैच में मिलेगा वही यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हमारी क्लास है साइंस की, साइंस में भी है फिजिक्स की, फिजिक्स में भी है क्लास नंबर 6। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी है, इनको एक बार देख लेना जरूर से। ठीक है, ये 6वीं क्लास देखने से पहले 5वीं जरूर देख लेना, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती हैं क्लासेस। ठीक है, तो समझ में आए ना आए तो। और मुश्किल से दो या तीन क्लास और है, फिजिक्स आपकी समाप्त है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना, पीवाईक्यू लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो पिछले टर्न पे जहां पे हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ा था उसी के आगे करेंगे। चीज़ों को छोड़ा क्या था? पिछले टर्न पे हम लोगों ने ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ा था। ध्वनि तरंगों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड हम लोगों ने जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश बोले तो लाइट, और काफ़ी चीज़ें हैं प्रकाश में। प्रकाश ये नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, नहीं। प्रकाश में बहुत सारी चीजें हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे इसमें कंसेप्ट हैं नए नए जो आपके पीएससी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको कवर करना है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछला वाला जो तरंग है, ध्वनि तरंग, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश तरंग है, वहां ध्वनि तरंग है, तो काफी चीजें सिमिलर है। चलिए, तो हम लोग कवर कर रहे हैं प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था तरंग पिछले टर्न पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि तरंग दो प्रकार की हैं। एक है यांत्रिक तरंग, एक है अयांत्रिक तरंग। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जो यांत्रिक तरंग है इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने बताया था अगर एग्जाम्पल ले लें तो यांत्रिक तरंगों में ध्वनि तरंग रख सकते हैं हम लोग। ध्वनि तरंग क्यों? क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अयांत्रिक में, तो इसमें हम लोग प्रकाश रख सकते हैं। ठीक है, और अयांत्रिक तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। ये तो पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो यहां पे अगर प्रकाश की बात करें, देखिए आपने देखा होगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी में। भाई ऐसा तो है नहीं बीच में कोई माध्यम है, निर्वात है बीच में। अब बहुत सारे उल्कापिंड भी हैं जो आपस में टकराते हैं, फूटते रहते हैं, तो उनकी ध्वनि नहीं आती। समझिएगा, ध्वनि जो है वो नहीं आती, लेकिन इसका जो प्रकाश है वो पहुंचता है। इसका मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक याद रखना, पता होगा आप लोगों को। अब बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश अयांत्रिक है, बिल्कुल। प्रकाश में हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल। प्रकाश के बहुत सारे सिद्धांत भी आए, वो देखें एक बार कौन कौन से हैं। तो प्रकाश का देखिए, प्रकाश को ऐसे लिखे, प्रकाश तरंगे दोहरी प्रकृति की हैं, दोहरी प्रकृति की होती हैं या दोहरी प्रकृति में गमन करती हैं। कौन कौन सी दोहरी? एक कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। कण के रूप में और तरंग के रूप में। समझिएगा, जैसे मैंने बताया कि प्रकाश जो है कैसे गमन करता है, एक कण के रूप में गमन करता है, एक तरंग के रूप में गमन करता है। तो बताया किसने? किसने बताया? प्रकाश का गमन जो होता है वो कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में होता है। कण के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में। इसे ही बोल देते हैं प्रकाश का कण का सिद्धांत। भाई कण के रूप में गमन कर रहा है तो कण का सिद्धांत बोल दिया। तो कण का सिद्धांत दिया किसने? मेन पॉइंट तो यही है, कण का सिद्धांत दिया किसने? तो ये दिया है न्यूटन ने।
प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है, किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन में ने भी अपने एक पुस्तक है ऑप्टिक्स, अगर आपने सुना हो, ऑप्टिक्स कई बार आ चुका है, किसकी पुस्तक है? न्यूटन की, याद रखना है। उसने बताया कि प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग सिद्धांत हो गया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? अगर ये पूछ ले तो ये हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया। ठीक है। दूसरी चीज, प्रकाश, मैंने बताया कि प्रकाश तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। जैसे अभी बताया ना कि प्रकाश जो है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंग भी तो कह सकते हैं प्रकाश को, बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने बोला था? प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने बोला? तो ये बोला मैक्सवेल ने। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं, इनको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, मैक्सवेल ने। और या यहीं पे अगर मैं एक और कंसेप्ट ले लूं कि प्रकाश को समझिएगा, ये जो प्रकाश है इसी की बात हो रही है। प्रकाश जो है वो ये जो प्रकृति है प्रकाश की, फोटान या बंडलों के रूप में है। बंडलों या पैकेटों के रूप में, कुछ भी कह सकते हैं, फोटान के रूप में, बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में प्रकाश गमन करता है। ये किसने बताया? ये बताया आइंस्टीन ने। किसने बताया? आइंस्टीन ने। ठीक है। तो बस ये बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है ये सभी साइंटिस्ट के द्वारा कि प्रकाश जो है कण के रूप में है, न्यूटन ने बताया। प्रकाश तरंग के रूप में है, हाइगेंस ने बताया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश का गमन फोटान बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में या बंडलों के रूप में, फोटान के रूप में होता है। तो ये किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक चीजें। अब आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करता हुआ, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब हमें जो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताओ? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो इसका दो कारण है। एक, तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। और इसी तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण जो विवर्तन है, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, वो भी छोटा होता है। विवर्तन भी छोटा होता है। देखेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता हुआ, चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। मैंने बताया था प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये बताया था। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? ये होती है, ये क्या है? ये शृंग है ऊपर, ये शृंग है, नीचे क्या है? गर्त है। और दो शृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते थे, इसको लैम्डा से डिनोट किया मैंने। तो यही अगर छोटी हो गई, ये छोटी हो गई इस प्रकार से, तो इसीलिए छोटी छोटी होती है, तो हमें क्या हुआ? सीधा होता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? तरंग दैर्ध्य छोटी है। तरंग दैर्ध्य छोटी है तो विवर्तन भी छोटा होता है, इस वजह से। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल में यही देखना है कि सबसे पहले इसमें देख लो कि प्रकाश की चाल का जो ज्ञात किया, किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि प्रकाश की चाल किस में ज्यादा है किस में कम है। ध्यान देना है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। किसने? प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया? कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक, सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में, निर्वात के बाद हवा में, वायु में या हवा में, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में। ये ध्यान रखना, पानी और कांच में कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी कि पानी पहले आएगा कि कांच पहले आएगा। तो पानी, सबसे ज्यादा प्रकाश जो स्पीड होती है ना, निर्वात में होती है। उसके बाद फिर थोड़ी सी कम हो जाती है वायु में,
फिर उसके बाद थोड़ी और कम हो जाती है पानी में, फिर उसके बाद और कम हो जाती है कांच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक, निर्वात में सर्वाधिक कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बेसिक पता है आप। ठीक है, ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा और बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, मिनट, प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि बहुत सारे, अगर आप रेलवे के पेपर दो तो इसमें कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन अपने को न्यूमेरिकल नहीं देखना है क्योंकि पीएससी की भर्ती है। बेसिक पढ़ना है बिल्कुल, और पूरा पढ़ना है। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से सब ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि मान लो एक ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इस प्रकार से एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ में एक प्रकाश किरण आती है इस प्रकार से, देखिए ये, ठीक है। ये क्या है नीचे, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, ये है परावर्तक पृष्ठ। मतलब कोई प्रकाश किरण यहां से आई, ये यहां से आई इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहां पे टकराकर यहां लौट गई, यहां लौट गई। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये जो आ रही है यहां पे, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। बिल्कुल बेसिक, बचपन में पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में। ये क्या है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये क्या है, ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इसी में और अगर देखेंगे तो अगर 20 से लाइन खींच दिया मैंने, 20 से लाइन खींच देंगे अगर, तो यहां पे ये आपतित, आपतन कोण बन जाएगा, ये परावर्तन कोण बन जाएगा। ठीक, इस पे बेसिक क्या है, बेसिक ध्यान रखना है कि जो प्रकाश किरणों का सर्वाधिक परावर्तन चिकनी पृष्ठ में होता है, चिकनी पृष्ठ से होता है। मतलब ये जो परावर्तक पृष्ठ है दुरदुरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ठीक है ना, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा परावर्तक बताओ भाई, वही ले ले। तो सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। जी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, और ध्यान रखना है कि प्रकाश एक तरफ से आके दूसरी तरफ से उसी दिशा में लौट जाती है, मतलब उत्तर से आई तो उत्तर में लौट गई, इस प्रकार से। तो इसी में कंसेप्ट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इसको, इस डायग्राम को याद कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक तरफ से हमने टॉर्च मारी, ये टॉर्च है, इस तरफ से टॉर्च मारी तो ये प्रकाश किरण जो आई यहां से होकर यहां से वापस हो गई। ठीक, आगे चलें। आगे है प्रकाश का अपवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। वो रिफ्लेक्शन था, ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज, प्रकाश के अपवर्तन से ही इस बार 11 फरवरी को क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, मैंने पहले बताया साइंस में। क्या आया था, क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहली कंडीशन देखो, मैं आपको ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक, कंसेप्ट जरूरी है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए कंडीशन ये है कि हमें दो माध्यम की जरूरत पड़ती है, दो माध्यम चाहिए। जैसे यहां पे क्या था, यहां पे एक ही माध्यम से वहां यहां से आई उसी दिशा में वापस लौट गई, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां पे दो माध्यम चाहिए, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। समझिएगा, मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहले मैं आपको बता दूं, ये सघन और ये विरल, ये क्या होता है? आपने सुना होगा सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये होता क्या है? तो सघन का मतलब ध्यान रखिए घना, सघन का मतलब ध्यान रखिए घना, और विरल का मतलब ध्यान रखो बिना घना। ठीक है, इसका विपरीत घना क्या हो सकता है? इसी के सापेक्ष होना चाहिए। घना का मतलब जैसे मैंने कहा पानी घना है एकदम। अब पानी ऐसा तो नहीं इधर फैला इधर फैला, ये मैंने एक कप में पानी लिया तो बिल्कुल घना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया हवा, तो हवा तो अलग अलग फैली है ना, हवा दूर दूर तक फैली है, गैस एक प्रकार की। तो ये क्या हो गई? विरल। और ये क्या हो गया? सघन, इसी के सापेक्ष। ये बात समझ गए? बस यही है सघन और विरल। अब देखते हैं इसमें, ये दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि मान लो मैंने इस पे लिख दिया ऊपर, ऊपर ये है विरल और नीचे है सघन, ये बीच बॉर्डर है। ठीक, यहां पे उल्टा कर लें, ऊपर सघन कर लें, नीचे विरल कर लें, ये बीच में बॉर्डर है। ठीक, प्रकाश किरण ऊपर से आई, प्रकाश किरण ये देखो आई, ये एक इस प्रकार से आ गई प्रकाश किरण, थोड़ी और बीच में बनाए, ये इस प्रकार से प्रकाश किरण आ गई। ठीक है, ये अब होगा क्या अगर हम विरल से सघन माध्यम में जा रहे हैं? विरल मतलब मैंने बताया था हवा, और सघन मतलब पानी। हवा, हवा से पानी की तरफ। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्या बताया था, ये चीज पानी में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, कांच में और कम हो जाएगी, है ना, ये बता दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। कांच में स्पीड क्या होगी? कम होगी, पानी में क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। बस वही चीज है, यहां पे ले लो। तो सघन मतलब घना है, तो स्पीड क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जानी चाहिए ये सीधे इस प्रकार से, लेकिन क्या हो गई? यहां चली गई, नीचे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड, स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुकी। तो अगर आपसे पूछे कि कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है और स्पीड कम हो जाती है, ये बात समझे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है कोई प्रकाश किरण, तो स्पीड घट जाती है, कम हो जाती है, और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये झुक गई, जानी चाहिए सीधे लेकिन नीचे हो गई। उल्टा कर दो इसी का, इसी का उल्टा कर दो इसमें, सघन से विरल में। देखो, तो सघन में ये प्रकाश किरण गई इस प्रकार से, ये गई, जानी चाहिए सीधे इस प्रकार से, जानी चाहिए सीधे, लेकिन विरल माध्यम आ गया तो इस वजह से क्या हो गई? ये इधर चली गई। ठीक है, इधर चली गई। अब इसमें क्या हो रहा है? इस पे क्या हो रहा है? स्पीड ज्यादा हो रही है। अभिलंब, स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई, तभी दूर चली गई, और अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे लिख लो, हड्डी, अभिलंब से दूर हटी। देखो, अभिलंब से दूर हट गई, यहां पे क्या हो रहा है? सीधी जानी चाहिए लेकिन नीचे चली गई, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई, स्पीड कम हो गई। यहां पे क्या हो रहा है? सीधे जानी चाहिए लेकिन अभिलंब से दूर हट गई और स्पीड भी तेज हो गई। तो ये होता है विरल से सघन और सघन से विरल जाने में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अब एक पॉइंट इसमें लिखते हैं हम लोग, पहले मिटा दें। यहीं पर लिख लेंगे एक बार, क्या लिखना है? लिखना यह है कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, कौन सा माध्यम? कोई भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? कोई भी माध्यम है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम
में प्रवेश करती है तो चाल बदलती है, चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन आता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती। मैंने ध्वनि में भी ये बताया था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि में चाल बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। चाहे प्रकाश हो चाहे ध्वनि हो, दोनों की कंडीशन में आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाल बदलती है, हो सकता है घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, कुछ भी होगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, कभी भी आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्लियर? चलो, अब अपवर्तन के उदाहरण बताओ। अपवर्तन के उदाहरण, और आपको याद हो 11 फरवरी का पेपर, तो यहीं से प्रश्न आया था, उदाहरण से ही। ठीक है, और ज़्यादातर प्रश्न उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। तो अपवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं एक एक करके, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला उदाहरण देख लें कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्य उदय के पहले सूर्य का दिखाई देना। मतलब सुबह सुबह क्या होता है, सूर्योदय के पहले ही सूर्य दिखाई देता है, शाम सूर्यास्त के बाद भी हल्का सूर्य दिखाई देता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा, पानी भरे गिलास में पानी भरे गिलास में तल में पड़ा सिक्का, सिक्का का ऊपर दिखाई देना या उभरा हुआ दिखाई देना। ये आपसे आया था, यही आया था आपका RO में। ठीक है, उसके बाद तारों का टिमटिमाना, बहुत इंपॉर्टेंट, टिमटिमाना। तारों का चमकना अलग है, ध्यान दीजिएगा। तारों का चमकना ताप पर निर्भर करता है, लेकिन तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, और पानी भरी बाल्टी का तल ऊपर उठा हुआ दिखना। ठीक है, घर में भी देख सकते हो आराम से। तो ये क्या है, अपवर्तन के उदाहरण है। क्लियर? अपवर्तन में अब सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, अब दिक्कत एक भी नहीं होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसके एग्जाम्पल पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने अपवर्तन पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। परावर्तन क्या था, ये इधर से आया या इधर से गया, प्रकाश इधर से आई इधर से चली गई। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन में दो कंडीशन आई, एक इधर से झुक गई और एक ऐसे नीचे झुक गई। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है ये देखना है थोड़ा सा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि एक परावर्तक पृष्ठ है, उस पर प्रकाश किरण कोई आई, ये इस प्रकार से आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब उसी माध्यम में वापस लौट गई मतलब ये उसी माध्यम में वापस भी लौट गई। ये एक ही कंडीशन बनती है इसमें, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो ये आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन
टोटल टोटल की बात कर रहा है कि मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो 100% होगा। ठीक है, इसमें कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। हाँ, कंडीशन जरूर लिखवाएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें, जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब दो शर्तें पूरी होंगी। कौन कौन सी शर्त है बताओ? तो पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए या प्रवेश करे। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा ही नहीं। कब होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक। दूसरी कंडीशन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब ज्यादा होगा तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। कोई भी अगर आपसे पूछे पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा, तो पहली बात तो ये दो कंडीशन होगी तभी होगा। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन लूज हुई तो पूर्णांतरिक परावर्तन कभी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताओ, तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन में, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, एक आपने बचपन में पढ़ा होगा मृग मरीचिका। रेगिस्तान में पानी दिखाई देना, मृग मरीचिका। ऑप्टिकल फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये। ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी जो होती है ना, एंडोस्कोपी, उसी में पूर्णांतरिक परावर्तन का यूज होता है। ठीक, एंडोस्कोपी में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। गर्मी के दिनों में सड़कों पर पानी जैसा प्रतीत होना, पानी जैसा प्रतीत होना, तो ये भी क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रतीत होना। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ये मैंने आपको 5 बता दिए, 5 ही रट लेना। ठीक है, और भी जब एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें देख लेंगे, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आगे चले, अगला कंसेप्ट लेते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, समझ में आ रहा होगा। आगे है एक वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है वर्ण विक्षेपण? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। घटना चक्र उठा के देखना, बहुत प्रश्न आए इससे। ठीक है, देखते हैं क्या है वर्ण विक्षेपण, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, आपने सुना होगा एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म से अगर हम प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश 7 भागों में विभाजित हो जाएगा। 7 भागों में विभाजित हो जाएगा। ये जो विभाजन हुआ, समझिएगा, ये जो प्रोसेस हुई, इसी बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ण विक्षेपण यूज कहाँ आएगा वो देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि जो प्रिज्म है, लिखवा भी देंगे, पहले समझना है अच्छे से। ठीक, ये शायद प्रिज्म बन गया, ये ठीक नहीं बना। ये ठीक है, अब ठीक बना है प्रिज्म। अब ये मान लो ये प्रिज्म है, यहां से हमने एक प्रकाश गुजारा। कौन सा प्रकाश? व्हाइट प्रकाश। और व्हाइट बना देंगे तो दिखेगा ही नहीं, तो मैं ये कलर बना देता हूं इस प्रकार से।
ये वाइट प्रकाश। श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, और यह है क्या, ये है प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो वही है कि अलग अलग कलर बनेंगे। कौन कौन से कलर बनेंगे समझिए, मैं कलर बना दूं फिर एक बार देखते हैं। हाँ तो देखिए ये बन गया है, हमने व्हाइट प्रकाश गुजारा प्रिज्म से तो ये प्रकाश बने। कौन कौन से प्रकाश बने, ये बने आपके विबग्योर, पढ़ा होगा विबग्योर, और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो बने हैं प्रकाश अलग अलग, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसी में अपने को याद क्या करना है, देखो ये पहली बात तो प्रकाश हमने गुजारा है व्हाइट। ये सारे जो प्रकाश है ना, ये प्रिज्म के आधार की ओर झुके हुए हैं। ये जो प्रकाश झुके हैं ये प्रिज्म के आधार की ओर झुके हैं। इसको ये समझ लेना कि ऊपर उठे हैं या सीधे जा रहे हैं, सीधे नहीं जा रहे हैं, आधार की ओर है। पहले लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, विबग्योर, समझ गया विबग्योर क्या है। विबग्योर किरणें बिखरने के साथ प्रिज्म के आधार की तरफ झुकती है, झुकती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको ये पता है कि विबग्योर, तो वी नीचे है आर ऊपर है, मतलब वॉयलेट नीचे है, बैंगनी नीचे है, और आर मतलब रेड सबसे ऊपर है। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। इसमें हाँ ये लिख सकते हैं कि इसमें सबसे कम बिखराव लाल का, और सबसे अधिक बिखराव या फैलाव बैंगनी का होता है। यहां पे ये मत कर देना कि सबसे अधिक बिखराव लाल का है ना, लाल का सबसे कम है, सबसे अधिक बिखराव जो होता है बैंगनी का होता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिख लें कि लाल की तरंग दैर्ध्य बैंगनी से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। यहां पे ये लिख लो कि सबसे तेज गति लाल प्रकाश की होती है, लाल प्रकाश की। क्यों, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। क्यों, अगर पूछ ले लाल प्रकाश की होती है क्यों, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य की लंबाई ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैंगनी में सबसे कम है, इस वजह से स्पीड ज्यादा नहीं होती लेकिन बिखराव ज्यादा होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट याद रखो, बाकी मैं आपको लिखवाता हूं कैसे लिखना है, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूं विबग्योर, नीचे से लिखना है, ऊपर से मत लिख देना विबग्योर, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। विब ग्योर, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्या क्या पूछेगा, पूछेगा ये बताओ, ये जो लाल है रेड, अब मुझे लगता है ऊपर से लिखाने की आवश्यकता है नहीं कि वॉयलेट है, इंडिको है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पूछेगा लाल की तरंग दैर्ध्य बताओ, प्रकीर्णन बताओ, फैलाव या बिखराव बताओ, और अगर एक पॉइंट आ जाए ऊर्जा बताओ, ऊर्जा। ठीक, सेम यहीं पे, सेम इसमें भी वही चीज है कि तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णन, फैलाव या बिखराव, ऊर्जा।
ठीक है, ये बताओ किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी, सारी चीज़ें देखते हैं। ध्यान दीजिए, बैंगनी, तो बैंगनी का हमने यहाँ पे लिखा है ना, बैंगनी का जो बिखराव होता है, बिखराव सबसे कम बिखराव लाल का, सबसे अधिक बिखराव या फैलाव बैंगनी का होता है। तो सबसे अधिक बिखराव फैलाव बैंगनी का होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य यहाँ लिखवाया मैंने, हाँ, लाल की तरंगदैर्घ्य बैंगनी से अधिक होती है, लाल की सबसे अधिक होती है, लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। अब जब लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक, तब प्रकीर्णन आपको पता है कि बैंगनी का ज्यादा है, तब प्रकीर्णन लाल का कम होगा, जाहिर सी बात है। प्रकीर्णन आप फैलाव बिखराव आपको पता है बैंगनी का ज्यादा है, तो लाल का सबसे कम होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऊर्जा सबसे अधिक बैंगनी में होती है, तो लाल में कम होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तरंगदैर्घ्य में ध्यान रखना कि लाल की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, लेकिन वॉयलेट बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन बात करेंगे आगे क्या होता है अभी, प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य संबंध, प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य संबंध बताओ, तो क्या बताओगे? प्रकीर्णन समानुपाते 1/λ, लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये बता देना क्यों, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। बात को देख रहे हो, तरंगदैर्घ्य यहाँ पे कम है मतलब प्रकीर्णन ज्यादा है, प्रकीर्णन कम है तरंगदैर्घ्य ज्यादा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब आपसे क्या पूछेगा ये बताओ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो बताओगे लाल की, लेकिन अगर लाल ऑप्शन में नहीं है तो क्या, ऑरेंज बता देना, ऑरेंज ऑप्शन में नहीं है तो येलो बता देना। ठीक, अगर प्रकीर्णन सबसे ज्यादा या फैलाव सबसे ज्यादा, फैलाव बिखराव से क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है आजकल, ठीक है, तो फैलाव बिखराव सबसे ज्यादा तो वॉयलेट में है, वॉयलेट ऑप्शन में नहीं है तो इंडिको कर देना, इंडिको ऑप्शन में नहीं है तो ब्लू कर देना। ऊर्जा सबसे अधिक बैंगनी में है, ठीक, और सबसे अधिक जो गति होती है, स्पीड होती है, किस में होती है, लाल में होती है, या मैंने लिखवाया है शायद, सबसे तेज गति किस में होती है, लाल में होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, जब प्रकीर्णन सारे कलर्स कैसे होते हैं। अब इतने कलर मैंने बना दिए तो भाई ये तो इंद्रधनुष वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको आधा, तो पूरा समझ लेते हैं, अब क्या दिक्कत है। तो हेडिंग डाल लेंगे इंद्रधनुष, इसको रेनबो बोलते हैं, बचपन में देखा होगा, अब तो नहीं बनता है, ज़्यादा ही प्रदूषण है हर जगह। देखते हैं क्या है, सबको पता है बेसिक क्या होता है, इंद्रधनुष 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। एक चीज याद रखना कि वर्षा के बाद, वर्षा के बाद जब धूप निकलती है तो सूर्य के विपरीत बनता है, विपरीत बनता है। क्यों बनता, क्यों है ये तो बताओ, ऐसी कौन सी शक्ति है धूप में, तो समझो। होता यह है कि जब वर्षा हुई, ये इस प्रकार से वर्षा हुई, तो जो जल वाष्प है, समझिएगा, जल वाष्प, जो जल वाष्प होते हैं, यही जल वाष्प के जो कण होते हैं, यही जल वाष्प के कण प्रिज्म का काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं। तमाम जल वाष्प हैं, तमाम कण हैं, करोड़ों कण हैं, तो प्रिज्म का काम करते हैं। और जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो यही प्रिज्म से क्या बनता है, जी वाली स्थिति बनती है। और जब एक कण से बनती है तो ऐसे तमाम कण हैं, हजारों लाखों करोड़ों में कण होते हैं छोटे छोटे, तो इसी वजह से विपरीत दिशा में क्या बनता है, रेनबो बन जाता है, या इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इंद्रधनुष बनता कैसे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे ये बताओ सूर्य बिल्कुल ऊपर है, मतलब खोपड़ी में है बिल्कुल, आप ये हो, सूर्य बिल्कुल आपके ऊपर है, वर्षा हो गई है, बाद में क्या हुआ, सूर्य आपके बिल्कुल ऊपर है, तो ध्यान रखना इंद्रधनुष नहीं बनेगा, इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों, इंद्रधनुष तभी बनेगा जब सूर्य के विपरीत होगा, और सूर्य के विपरीत तभी होगा जब आप ये खड़े हो और सूर्य या तो यहां से निकले या तो सूर्य यहां से निकले, खोपड़ी में निकल आया तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। आगे चले तो अब देख लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में और चीजें, कब बनता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के इंद्रधनुष हैं, समझिए। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दो प्रकार के बनते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक, इनका कोई नाम नहीं है, ऐसे प्राथमिक ले लो, एक द्वितीयक ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक। अब इसके पहले एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग नोट करके, क्या नोट करके जरूर लिख लेंगे कि इंद्रधनुष का कारण तीन प्रकाशीय घटनाओं का घटना, प्रकाशीय घटनाओं का एक साथ घटना, एक साथ घटना। कौन कौन सी वो तीन कारण है बताओ? ये तीन में से अगर एक भी ना होगा तो इंद्रधनुष नहीं बन सकता। तीनों इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से भाई बताओ? तो पहली चीज तो यही है कि जिससे प्रिज्म बनता है। प्रिज्म किससे बनता है? वर्ण विक्षेपण से। वर्ण विक्षेपण होगा तभी तो कलर बनेंगे। तो पहला कारण तो यही है भाई, वर्ण विक्षेपण इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण। दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा अपवर्तन, अपवर्तन ना कि परावर्तन। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ, पूछेगा कि आंतरिक परावर्तन, हाँ पूछेगा कि ये बताओ इंद्रधनुष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन 2 पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन 3 अपवर्तन या ऑप्शन 4 परावर्तन। तो परावर्तन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? वर्ण विक्षेपण की, पूर्णांतरिक परावर्तन की, अपवर्तन की। और यहीं पर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा, क्या पूछेगा कि इंद्रधनुष बनने के लिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, इंद्रधनुष बनने के लिए केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं का घटना जरूरी है। तो भाई केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन गलत। क्यों? क्योंकि तीन जब घटनाएं घटेंगी तभी इंद्रधनुष बनेगा। इनमें से अगर एक भी हट गया तो इंद्रधनुष कभी नहीं बन सकता। क्लियर हो गई बात? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है वो भी देख लो फटाफट से। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे पहचानेंगे? प्राथमिक है कि द्वितीयक इंद्रधनुष है। समझो, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो वर्ण विक्षेपण होता है वो एक बार होता है, जो अपवर्तन होता है वो दो बार होता है, और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR लिख दे रहा हूं, पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि यही तीन इंपॉर्टेंट है, वो एक बार होता है। और ठीक इसी में देख लेंगे कि जो वर्ण विक्षेपण होता है वो एक बार होता है, अपवर्तन जो होता है वो दो बार होता है, लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन जो होता है वो दो बार होता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन इंपॉर्टेंट है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक इंद्रधनुष में निम्नलिखित घटनाओं का आवश्यक है, एक बार वर्ण विक्षेपण होना, ऑप्शन बी दो बार अपवर्तन होना, ऑप्शन 3 दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन होना, गलत, दो बार नहीं केवल एक बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है इनमें? तो इंद्रधनुष चमकीला ज्यादा होता है इसमें, प्राथमिक में चमकीला ज्यादा होता है, और लाल रंग की पट्टी बाहर तरफ होती है, लाल रंग की पट्टी बाहर की तरफ होती है, ज्यादा चमकती है। ठीक है, इसमें चमकीला कम होता है, हल्का इंद्रधनुष बनता है इसमें, हल्का। अब बैंगनी इसमें ज्यादा होगा, बैंगनी रंग की पट्टी बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ से अंदर। ठीक है, तो यहां पे लाल बाहर, यहां बैंगनी बाहर। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या डिफरेंस है आपको पता लग गया। आगे चलते हैं, थोड़े दो कंसेप्ट और हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। प्रक्रियण क्या होता है? हालांकि प्रक्रियण में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियण का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रक्रियण में अपने को केवल और केवल एग्जाम्पल ही देखना है। अब प्रक्रियण में बहुत ज़्यादा अगर डिफिकल्ट आएगा तो यही आ जाएगा, प्रक्रियण तरंगदैर्घ्य में संबंध बताओ। तब प्रक्रियण बराबर 1/λ, प्रक्रियण तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रक्रियण के कारण ही क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला
दिखाई देना, समुद्र नीला दिखाई देना, समुद्र जल नीला दिखाई देना, और सूर्योदय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। यहां पे समझना है सूर्योदय सूर्यास्त हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। सूर्योदय सूर्यास्त देखो मैं बता दूं एक बार, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां मैंने बताया है, देखो यहां नहीं है, यहां है देखो। अपवर्तन के उदाहरण मैंने बताया है कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखाई देना। मतलब जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो चुका है, तो सूर्य हमें हल्का दिखाई देता है। जब सूर्योदय हुआ ही नहीं है, सूर्य निकला ही नहीं है, तो उससे पहले भी हमें सूर्य दिखाई देता है सूर्य। तो जब दिखाई देता है ना, ये है अपवर्तन। लेकिन सूर्य का जो लाल दिखाई देता है ना, लाल, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लाल है कि सूर्य के उगने से पहले और डूबने के बाद या उसी समय, समझिएगा कि मान लो जैसे पहाड़ी है, आपने सुबह खुद ही देखा होगा कि सूर्य पूरी तरीके से निकलता भी नहीं है, सूर्य एकदम लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एकदम लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकिरण है, प्रकाश का प्रकिरण। यहाँ पे अपवर्तन मत कर देना, ठीक है, कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ठीक। और आपको बेसिक पता है कि आकाश में क्या होता है, आकाश में, अंतरिक्ष में वायुमंडल काला। भाई अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे लिख लें, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देना, ठीक। लास्ट पॉइंट, दृष्टि निर्बंध। मैंने आपको ध्वनि निर्बंध बताया था, क्या होता है ध्वनि निर्बंध? क्या होता है कि हम अपने कानों में एक वर्ड को, एक शब्द को कितने सेकंड तक रोक सकते हैं? तो 1/10, ये मैंने बताया था। 1/10 के बाद ही दूसरा शब्द सुनाई दे तभी तो ठीक है। उसके पहले अगर 1/10 में ही 2-3 शब्द सुनाई देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। जैसे आप, मैं जो बोल रहा हूं इसको आप 2x पे कर दो, 3x पे कर दो, 4x पे कर दो, नहीं सुनाई देगा, समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1/10 सेकंड के अंदर ही अंदर हम बोल दे रहे हैं, स्पीड तेज हो गई ना, इस वजह से। वैसे ही होता है दृष्टि निर्बंधन। दृष्टि निर्बंधन कितना होता है? 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड मतलब है कि 1/16 सेकंड में हम एक पिक्चर देख सकते हैं आंखों से। इसके अंदर 1/16 सेकंड के अंदर अगर 2-3 पिक्चर देखेंगे ना तो हमें समझ ही नहीं आएगा। पंखा चलता है, अब पंखा जब फुल स्पीड में चलता है, समझो पंखा जब फुल स्पीड में चलता है तो हमें एक ही पर दिखाई देता है। हमें जो पंखुड़ी है पंखे की, वो तीनों नहीं दिखाई देती, हमें ऐसा लगता है एक ही पंखुड़ी लगी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड तेज हो जाती है और 1/16 सेकंड के अंदर ही हमें तीनों पंखुड़ियां दिखाई देने लगती हैं। इसी वजह से हमें एक ही प्रतीत होती है वो। समझ गए मेरी बात अच्छे से? कई कई पंखे तो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो पंखुड़ी दिखाई नहीं देती। आप फर्राटा चलाओ, घरों में जो फर्राटा होता है चलाओ, पंखुड़ी दिखेगी ही नहीं चल रही है कि नहीं। क्यों? स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, 1/16 सेकंड से भी कम है, इस वजह से, ठीक। तो अगर हम किसी को ढंग से देख रहे हैं तो 1/16 सेकंड तक वो पिक्चर बन जाती है, ठीक है। बस इतना याद रखो, सिंपल सा याद रखो कि दृष्टि निर्बंधन 1/16 और ध्वनि निर्बंधन कान वाला 1/10, बस। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक जो कंसेप्ट बचता है अपना, वो बनता है आई, आंख वाला। आंख वाले का मतलब है कि इसमें हम लोगों को हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और उत्तल लेंस या अवतल लेंस, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, ये सभी कुछ, और प्रतिबिंब जो बनता है आंखों से, या दर्पण, कौन कौन से इसमें दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, क्या होता है, इसके यूज क्या क्या है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो इनको मैं ले लूंगा अलग टॉपिक पे, ठीक है ना। ये अलग से टॉपिक, इसका अलग टॉपिक मतलब अलग वीडियो, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। बाकी इतना जितना मैंने आज करा दिया है इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ से प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बता देना और वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।